प्रभात खबर के समय संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात कर रहे हैं एक खास शख्सियत के साथ और वो हैं सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी। वो हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। और दीपंकर जी लंबे समय से या कहें कि छात्र जीवन से इस वाम धारा के साथ जुड़ गए और भारतीय सांख्यिकी संस्थान से डिग्री हासिल करने के बाद कैरियर की जगह अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा परिवार की जगह उन्होंने अपने जीवन की धारा मोड़ी। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हम उनसे बात करेंगे जो मौजूदा लेफ्ट की स्थिति है बिहार में और पूरे देश में, उसको लेकर इनका नज़रिया क्या है, और भी ऐसे कई सवाल और मुद्दे होंगे। तो समय संवाद में आपका स्वागत है दीपंकर जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जैसा हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान से आपने डिग्री हासिल की और उसके बाद कैसे रुझान कैसे हुआ लेफ्ट की ओर आपका आने का? वो ये उस दौर की बात है जबकि सीपीएम काफ़ी मजबूत थी पश्चिम बंगाल में। और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि दीपंकर जी का जन्म हुआ असम में। इनके फादर वहीं नौकरी में थे और फिर कलकत्ता में आ गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई स्कूल में। तो पहला सवाल मेरा यही है कि आप कैसे इधर रुझान हुआ? देखिए, इसकी अगर शुरुआत देखें तो जिस समय हम प्राइमरी स्कूल में थे जी तो वैसे तो वो समय कोई राजनीति को समझने वाला समय तो होता नहीं है, जी लेकिन वो दौर कुछ ऐसा था। 67 में अलीपुरद्वार जंक्शन में प्राइमरी स्कूल में मैं दाखिल हुआ रेलवे का, जी और वही समय था नक्सलवादी का। जी और ये अलीपुरद्वार मतलब अभी अलग जिला हो गया है, उस समय जलपाईगुड़ी का हिस्सा था। जलपाईगुड़ी के बगल में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में नक्सलवादी। जी। तो वो जो नक्सलवादी का धीरे धीरे इतना फैला, हाँ हाँ। और पूरे हर दीवार पर इंडिया का नक्शा होता था, लिखा रहता था कि 70 के दशक को मुक्ति का दशक बनाना है। तो ये मेरे मन में सवाल आना शुरू हुआ जी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी कि भाई उस समय बांग्लादेश भी चल रहा है, और उस समय भारत में आज़ादी का वो गोल्डन सिल्वर जुबली 25 साल, जी ठीक है। तो एक तरफ आज़ादी के 25 साल भी मना रहे हैं और लिखा हुआ है कि देश को फिर से मुक्त करना है, जी 70 के दशक को मुक्ति का दशक बनाना है। जी। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे मन में एक के बाद एक सवाल, तो इन सवालों को लेके मैं सोचता था और मेरे पिताजी से बड़ी बात हुई। अच्छा। अब पिताजी खुद वामपंथी रुझान के थे, लेकिन कभी उन्होंने कोई सक्रिय राजनीति की नहीं। लेकिन जो मेरे मन में जितने भी सवाल आते थे, उन सवालों को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बाद में सोचना, दबाना, ये नहीं करते थे। वो हर सवाल का कुछ ना कुछ जवाब देते थे, एक बातचीत होती थी। इनफैक्ट बाद में बहुत बात जब मैं होल्टामर बन गया पार्टी का, उन्होंने कहा कि अगर मुझे उस समय लगा होता कि इससे ही इसका परिणाम निकलेगा तो मैं थोड़ा सतर्क रहता उस समय। तो इस तरीके से वो मेरे मन वो में, किसी भी पिता को लगता है ऐसा। तो शायद। वो एक तरीके से वो जो पूरे नक्सलवादी के उस दौर का जो अर्ली इम्पैक्ट है, जी उन्हीं सवालों को लेकर के मैं 74 में आ गया रामकृष्ण मिशन के रेसिडेंशियल स्कूल में। जी कलकत्ता के बगल में है नरेंद्रपुर। तो जी रामकृष्ण मिशन तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही एक हिसाब से कह लीजिए थोड़ा रेजिमेंटेड टाइप के स्कूल है, बहुत डिसिप्लिन, बहुत वहाँ। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन टाइप के स्कूल थे, हर प्रांत के स्टूडेंट्स थे, बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, बहुत जी अच्छी लाइब्रेरी। तो वो जो दौर है मेरे दिमाग में वो सवाल तो चलते रह गए। और वो इमरजेंसी आया, 77 का चुनाव का रिजल्ट आया, वो सब तो हम लोग हॉस्टल में ही थे, जी। तो वहाँ कोई पॉलिटिक्स के लिए कोई गुंजाइश तो है नहीं। हाँ 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 लेकिन हाँ। दौर ऐसा था, तो मुझे लगता है कि काफ़ी, तो आप कहेंगे कि वो जो दौर का जिस तरीके के 70s, और फिर 77 में सरकार बदल रही है, जी सरकार जैसी बदल रही है, इमरजेंसी ख़त्म हो रहा है, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज़ को लेकर के बड़ा आंदोलन शुरू होता है। उसी दौर में हम लोग फ्रंटियर पढ़ते थे, तो बिहार के पूरे
आंदोलन के बारे में खबरें छपती थी, रिपोर्ट आती थी। तो ये धीरे धीरे बनता चला गया। इसलिए हमें लगता है कि हमको अलग से कोई बहुत फैसला करना नहीं पड़ा। अच्छा। एक मन में था कि बस यही काम है। और आईएसआई में भी जब मैं पढ़ने के लिए आया, शुरू में मेरे दिमाग में था कि मैं दिल्ली में जा कर के इकोनॉमिक्स पढूं। तो दिल्ली में चला गया था एडमिशन के लिए। एक दिन के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने से पता चला कि मेरे पास जो रिजल्ट है बंगाल बोर्ड का, वो फाइनल का रिजल्ट नहीं था। अच्छा। दिल्ली वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सबके फाइनल रिजल्ट आ चुके थे तब तक। तो दिल्ली में मेरा एडमिशन तो हुआ नहीं। मैं लौट के आ गया कलकत्ता। और आईएसआई में कोई एडमिशन टेस्ट होता है, उसके बाद एडमिशन वो बड़ा अच्छा लगा। उन दिनों आईएसआई में 100 रुपए के स्कॉलरशिप मिलते थे, कोई फी तो है ही नहीं। अच्छा। 100 रुपए के ऊपर से स्कॉलरशिप है, उसका बड़ा अच्छा, मायने थे उस समय। जी जी जी। और दूसरा जो हमें बड़ा अच्छा लगा कि लगभग 4 दिन का ही सप्ताह में क्लास थी। हर मंडे को या तो कोई एक टेस्ट होगा, और किसी मंडे को अगर टेस्ट नहीं है तो मंडे भी छुट्टी, सैटरडे भी छुट्टी। तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन एक तरह से एक लंबा वीकेंड टाइप का। तो बड़ा अच्छा लगा रहा। ऐसा ही बहुत एक तरीके से लिबरल एटमॉस्फेयर था, लेफ्ट वाले रुझान के लोग थे। और पढ़ाई तो धीरे धीरे छूटता चला गया और बस राजनीति का हिस्सा बढ़ता चला गया। अंतिम दौर में मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे सिर्फ 2 स्टूडेंट थे हम लोग। एक हमारा जो स्पेशलाइजेशन था क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, तो 2 स्टूडेंट और 8 प्रोफेसर थे हमारे लिए। अच्छा। तो ऐसे ही, इसलिए मुझे अलग से वो कोई तय नहीं करना। रेशियो अब वो ये आईएसआई में ही हो सकता है और कहीं नहीं ऐसा हो सकता। सही बात है। तो बिहार कैसे आना हुआ? पार्टी की वजह से। मैंने जब 79 से ही पार्टी से जब संपर्क हो गया जी, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का सबसे बड़ा काम बिहार में ही हो रहा था। हम तो शुरू में इंडियन पीपुल्स फ्रंट में मैं पीछे से था। उसके लिए पत्रिका, हमें लगता है कि हम पहली बार जब अरवल जनसंहार और उसके बाद वो सब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब से मेरा रेगुलर आना जाना शुरू हुआ। इससे पहले चाहे वो छात्र आंदोलन, छात्र संगठन हो या आईपीएफ का काम हो, मैं थोड़ा सा पीछे से उसमें मदद करता था जी। और पार्टी के, बल्कि पार्टी पत्रिकाओं के लिए काम ज़्यादा करता था। तो आना शुरू हुआ तो सिलसिला चल पड़ा। बिहार सीपीआई-एमएल का एक तरह से काफ़ी काम रहा है बिहार में। और बिहार की ऐसी धरती है जहाँ सीपीआई-एमएल ने भूमिगत राजनीति की, फिर संसदीय राजनीति भी उसने शुरू किया 90 के चुनाव से। हालांकि पार्टी उसके बाद ओपन होती है 1992 में। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि बिहार में लेफ्ट को लेकर और ख़ास तौर से सीपीआई-एमएल लिबरेशन को लेकर आप क्या संभावनाएं देखते हैं? जैसे किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, या गांव में जो स्ट्रगल का एजेंडा रहा है, वह एजेंडा क्या शिफ्ट कर रहा है, या और वो ज़्यादा मतलब ठोस आकार में? इसमें देखिए 2 बातें हैं। एक तो अगर आप संभावना की बात करें तो संभावना तो अपने बिहार को लेकर के सिर्फ नहीं जी। एक दौर था जिस समय हम लोगों को बिहार और बिहार में भी मध्य बिहार में भी कह लीजिए तो भोजपुर और जहानाबाद की पार्टी के रूप में लोग जानते थे। तो वहाँ से तो बात बहुत आगे बढ़ी है, पूरे बिहार में पार्टी की पहचान है। और आज हमें लगता है कि पार्टी का जो विस्तार है उसकी संभावना है, और देश के मौजूदा राजनीतिक दौर में बिल्कुल इसकी सख्त ज़रूरत है जी। कि एक ऑल इंडिया प्लेन पर पार्टी का बड़ा विस्तार हो। और मैं तो देख रहा हूँ कि इसकी बहुत तेजी से एक संभावना बन रही है, क्योंकि आज के दौर, इस लोग समझ रहे हैं, इस दौर बिल्कुल ही एक अभूतपूर्व दौर है जी। ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था कि संविधान, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, इस सब पर इस तरीके का संकट आ जाएगा। जी। तो अब जब संकट आया तो एक इस दौर में जो डेमोक्रेसी की लड़ाई होगी, तो पहले जो डेमोक्रेसी की लड़ाई हम गांव में लड़ रहे थे, गरीबों के पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं है, तो वो लगता था कि बस कुछ लोगों के लिए, सबसे गरीब, भूमिहीन, दलित, सिर्फ उन्हीं का संकट है, बाकी बहुत सारे लोग, उनके लिए कोई संकट नहीं है देश में।
उनके पास बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है। लेकिन आज वो जो संकट जो गरीब झेल रहे थे, लोकतंत्र का संकट, आज वो संकट सबका बन गया, बनते जा रहा है। सारे लोग उस दायरे में आ जा रहे हैं। एक छोटा हिस्सा छोड़ दीजिए, तो अमीरों का या बहुत जो सत्ता परस्त, सत्ता के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, बाकी सारे लोग जो अपने कारणों से कुछ बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो डेमोक्रेसी की लड़ाई है, उस लड़ाई में हमें लगता है कि हमारी जैसी एक पार्टी जो लड़ते हुए ही आगे बढ़ी है जी, कभी सत्ता की पार्टी नहीं रही, कभी कोई सुविधा की पार्टी नहीं रही, लगातार सबसे गरीब, दबे कुचले लोग, उत्पीड़ित लोग, उनकी लड़ाई लड़ते हुए पार्टी आगे बढ़ी। तो आज के दौर में हमें लगता है कि पार्टी के लिए एक बड़ी संभावना है। मैं आपको बताऊं कि अलग अलग धारा से संगठन भी माले में शामिल होते जा रहे हैं। जी, अभी जिस दौर में हमारी पार्टी बनी थी 1969 में नक्सलवादी के बाद, जी, उसी दौर में लगभग 1972 में कॉमरेड ए.के. राय के नेतृत्व में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन हुआ था। जी। और धनबाद, झारखंड, बिहार से ही हुआ था, पटना में जी, शुरू हुआ था। उस समय जी। विधानसभा में भी शायद एमसीसी के विधायक होते हाँ, थे, बिल्कुल उमाशंकर होते थे। शुक्ल जी होते थे। जी, जी, कॉमरेड ए.के. राय तो वहाँ धनबाद सांसद ही थे। सिंदरी से पहले विधायक भी बने और फिर फिर बाद में। सांसद भी बने। जी, तो वो संगठन अभी पिछले साल सितंबर में माले में शामिल हो गया। जी, एमसीसी का माले में विलय हुआ। अभी 31 मई को हम लोग महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र की बहुत पुरानी कम्युनिस्ट एक धारा है, लाल निशान पार्टी। जी, जी, 1942 के आंदोलन के दौर में जो सीपीआई ने जो 42 के आंदोलन से थोड़ा अलग रहने का जो फैसला किया था, उस फैसले के विरोध में बहस करते हुए लोग अलग हो गए थे महाराष्ट्र में, और उन लोगों ने लाल निशान पार्टी के रूप में काम करना शुरू किया। वो पूरी धारा अब उसका माले में विलय हुआ है। तो दो राज्य में तो हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र है और इधर झारखंड है, इसी तरीके की संभावना बहुत दिखती है। एक तो पूरे देश में ही हमें लगता है कि पार्टी के विस्तार की काफ़ी संभावना है, जी, लेकिन बिहार ऑब्वियसली सबसे मजबूत गढ़ है। बिहार से ही पार्टी को पूरी इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत मिली है, और बिहार के अंदर भी विस्तार, और जो आप कह रहे हैं कि बिहार में एजेंडा लड़ाई का, ऑब्वियसली उसमें भी उसका शिफ्ट मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उसका विस्तार हो रहा है। उसका विस्तार हो रहा है। पहले एकदम जो दलित उत्पीड़ित लोग हैं, जो बिल्कुल जिनके जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, जिनको इंसान नहीं समझा जाता था, उनके इंसानी हक को लेकर के, वो भी बहुत मिनिमम हक को लेकर के हमने शुरू किया। वोट डालने का अधिकार, खटिया पे बैठने का अधिकार, वहीं से लड़ाई शुरू की। अब उसी का विस्तार देख लीजिए। आज जो स्कीम वर्कर है, इनके भी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उन्हीं के बल पर स्कूल चल रहा है, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, लेकिन उस काम के लिए कोई मेहनतना ठीक से नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आज के जो नौजवान हैं, जो ठेके पर काम कर रहे हैं, अनुबंध पर, आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, उनके काम का कोई मतलब नहीं है। तो उनका जो सम्मान का सवाल है, पहले वो दलित के सम्मान का सवाल था, आज एक तरीके से ये नया दलित है, नए दलित है इस देश में, जो नौजवान है, जो ठेके पर काम कर रहे हैं और कोई वेतन नहीं मिलेगा, 12 घंटा 14 घंटे काम करो और कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है कि ये लड़ाई का जो एजेंडा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो भोजपुर में मनोज मंजिल ने शुरू किया था, सड़क पे स्कूल, बिहार में शिक्षा को लेकर, ये जो एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए भी आप देख लीजिए, सिर्फ वो भूमि अधिग्रहण जो बिहार में अभी हो रहा है, वो किसानों का, जो खाते पीते किसान हैं, जिनके पास ज़मीन थी और वो सोचते थे ज़मीन हमारी है, अचानक कोई सर्वे हो रहा है, कह रहे हैं कि नहीं सरकारी ज़मीन है, और ज़मीन सब बेदखल हो जाए, बिना मुआवजा ज़मीन कब्जा हो जा रहा है, बिना मुआवजा उनके घर को ढा दिया जा रहा है। जी, तो ये जो बड़ा कृषि संकट है, तो बड़े दायरे के लोग जो कल तक हमारे आंदोलन के एम्बिट में नहीं होते थे, लेकिन आज सब आंदोलन के रास्ते में है, और माले सबकी पार्टी है इस हिसाब से कहिए तो, जितने लोग जो अधिकार से जिनको लेकिन ऐसा लगता है क्या कि जो निम्न मध्यवर्गीय समूह है या मिडिल क्लास है, खासतौर से उसमें एक नौजवानों की बहुत बड़ी संख्या भी है, और उनकी अपनी समस्याएं भी है, ये इस फोल्ड से अब भी बाहर हैं या उस फोल्ड में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? एक तो देखिए, नौजवानों में
जो आज के दौर के नौजवान हैं जी वो बेहद एक तरीके से उनके सामने जो जैसी जिंदगी है बहुत असुरक्षित, जी बहुत ही उनके सामने किसी तरह का कोई सर्टेनिटी नहीं है। हम्म तो एक जमाने में हम लोग जो नौजवान आंदोलन की बात करते थे वहाँ एक स्थिरता होती थी। हम्म, तो आज के नौजवान के लिए वो ठीक जैसे सोशल मीडिया में भी आप देख रहे हैं ना, वो रील वाला जमाना आ गया है, जी लोग 2 मिनट का 1 मिनट का, तो नौजवानों के पास भी क्योंकि कुछ वो सेकंड उनको का, अब तो उनको सेकंड का आ गया है। हाँ, उनको जिंदा रहना है, हम्म उनको जिंदा रहने के लिए लड़ना भी है, हम्म, लेकिन उसके साथ साथ जो भी कहीं कुछ काम मिल जाए तो काम भी करते रहना है। जी इसलिए हमें लगता है कि नौजवान, इसलिए समय समय पर देखेंगे नौजवानों का पूरा विद्रोह जैसा, विस्फोट जैसा हो रहा है, जी लेकिन वही जो विस्फोट है उसके अंदर नौजवानों में वही ऊर्जा है जो 74 के आंदोलन में थी, जो आज़ादी का आंदोलन में थी, जो नक्सलवादी का आंदोलन में थी। लेकिन उस ऊर्जा का एक तरीके से समय समय पर विस्फोट दिख रहा है, लेकिन उस ऊर्जा से एक जो एक किस्म की स्थिर राजनीतिक धारा जो बननी चाहिए बदलाव की, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। जी और इसीलिए हमें लगता है कि हम लोग इस कोशिश में हैं कि नौजवानों के बीच में और ज़्यादा काम हम लोग करें, क्योंकि नौजवानों के बीच में अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो नौजवान एक तरीके से, आप देख लीजिए कि पूरे देश में एक क्योटिक सिचुएशन है, तो हर जगह नौजवानों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो हमें लगता है कि नौजवानों के सामने एक नई उम्मीद, एक हिंदुस्तान का जो आज के दौर की नई चुनौती है, इस देश को, देश की आज़ादी को, जो संविधान में जो बातें थी, इस देश में संप्रभुता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वो तमाम बातें खत्म हो रही है। तो ऐसे दौर में फिर से आज़ादी के आंदोलन वाली भावनाओं को भी जगाना है, और एक मजबूत देश, और मजबूत देश में नौजवानों के लिए मजबूत भविष्य, जी इस दिशा में तो ये बढ़ना होगा। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आप देखिए कि CPI-ML 1990 से एक तरह से कहें तो उस समय तो इंडियन पीपुल्स फ्रंट की ओर से आप लोग चुनाव लड़े थे। तो इतने सालों के बाद 35 साल हो गया मोटे तौर पर, तो अब इस चुनाव में क्या संभावनाएं आप देखते हैं, एजेंडा क्या होगा? और विधानसभा में जो ताकत है निश्चित रूप से पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी है। 2020 में 12 विधायक चुने गए थे, तो इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं संभावना तो मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार बदलेगी इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव 20 साल से एक ही सरकार चल रही है, और 20 साल से शुरू में लोगों को अच्छे लग रहे थे, अच्छी बातें थी, विकास की बात, सुशासन की बात। अब 20 साल में चीज़ें बिल्कुल उलट गई हैं। तो वैसे में बड़ा बदलाव बिहार में हो, तो हम लोग जो कर रहे हैं कि बदलो सरकार, बदलो बिहार, और इसी बदलाव के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि माले बदलाव की सबसे बड़ी मुहिम, सबसे बड़ी ताकत का नाम है माले, सबसे उसके लिए संघर्षशीलता जी। तो इसी में हम अलग से अपने बारे में बहुत सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार कहा कि 243 सीटों पर सोचना है, और उसमें निश्चित तौर पर माले की जो भूमिका, जैसे अगर 2020 से लेके 25 की अगर बात करें तो हमारे जो 1 दर्जन विधायक चुने गए, बहुत सारे नौजवान थे। ये मैंने देखा कि विधायकों ने जो सवाल उठाया जी पूरे बिहार विधानसभा में, एक बिहार में बात गई कि बिहार से जो सबसे ज़्यादा सरोकार रखने वाले, जनता से सरोकार रखने वाले लोग हैं, वो माले में हैं, और बेहिचक साहस के साथ अपने मुद्दों को बेबाकी से रखना, ये ज़रूरत हमें लगता है कि लोगों में इसका अप्रिसिएशन है कि ऐसे विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए। दूसरा, चुनाव में भी हम लोग तो सिर्फ 19 सीट पर हम लड़ने का मौका मिला था, 19 में हम लोग 12 जीते थे। कांग्रेस को ही देखिए कि 70 सीट मिली थी, कांग्रेस 70 में 19। तो लोगों में एक बात थी कि माले को अगर और ज़्यादा सीट मिली होती लड़ने के लिए तो शायद 2020 में ही सरकार बदल गई होती। इसमें 2 सवाल करना चाहेंगे इसी संदर्भ में। एक तो कि आप जो गठबंधन, जिस गठबंधन के साथ हैं, राजद के साथ, कांग्रेस भी है उसमें, तो इसको लेकर खुद आपका या CPI-ML लिबरेशन का एक तीखा आलोचनात्मक रुख रहा है
एक तो ये क्या अंतर्विरोध लोगों के सामने इस रूप में नहीं जाएगा। दूसरा कि क्या आप सीट जैसा कि अभी आप बोल भी रहे थे, बता भी रहे थे कि 19 सीटें मिली थी, तो क्या सीटों की संख्या भी आप ज़्यादा चाहेंगे? पहले बात देखिए, तो अंतर्विरोध तो अलग अलग दौर के अलग अलग अंतर्विरोध। जी। तो हम एक स्वतंत्र वामपंथी पार्टी है, विपक्ष में रहे हैं, जनता के आंदोलन की पार्टी है। तो सामने जब मान लीजिए राजद की सरकार थी, और उस सरकार में भी आप देख लीजिए तो शुरुआती दौर में जब गरीब का राज, गरीब की सरकार की बात हो रही थी, तो हम तो हमेशा गरीब के पक्ष में हैं। जी। तो लेकिन जैसे ही मान लीजिए कुछ भ्रष्टाचार के मामले, कुछ अपराध के मामले, हिंसा के मामले सामने आए, हमने उसके खिलाफ लड़े। उसी तरह देख लीजिए नीतीश जी के साथ तो भाजपा भी थी, लेकिन तब भी नीतीश जी जब शुरू में आए तो उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए कमीशन बनाया, भूमि सुधार के लिए कमीशन बनाया, हम लोगों ने स्वागत किया। जी। हमने उन कमीशनों से भी पूरी मदद की कि भाई कमीशन की अच्छी रिपोर्ट आए और कुछ काम हो इस दिशा में। तो पहली बात तो जो पार्टियों से, सरकारों से हमारा जो विरोध है कि आज का दौर हिंदुस्तान के राजनीति के पिछले 75 साल के किसी दूसरे दौर से इसकी तुलना नहीं हो सकती। जी। आज बिल्कुल एक ऐसा दौर है, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र का मतलब बस अभी भी चुनाव हो रहा है, किसी तरह चुनाव हो रहा है। अभी वो भी वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगा तो पता नहीं कितने क्या चुनाव होंगे, जी। इतना ही लोकतंत्र है। और चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार बन रही है तो अभी भी इसी संविधान से शपथ लेकर के सत्ता में बैठ रहे हैं, इतना ही संविधान है। जी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो समय समय पर किसी सवाल पर कह देता है कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलेक्टोरल बॉल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, सब कुछ हो जाने के बाद जी। इतना ही इस देश में अभी जुडिशियरी बची। जी। तो ऐसे दौर में जहां कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जुडिशियरी, ये सब कुछ की भूमिका इस तरीके की हो गई है, तो इस दौर में तो किसी एक पार्टी के लिए अकेले लड़ना तो संभव नहीं है। आज बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा चाहिए, और उस मोर्चे में जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टियां होंगी, इसीलिए लड़ाई में एकता चाहिए। तो हमें लगता है कि इस दौर को लोग समझ रहे हैं, इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आरजेडी ही तो कांग्रेस को रिप्लेस करके कभी आई थी, तो वो तो तब आरजेडी और कांग्रेस में भी, जनता दल और कांग्रेस में भी विरोध था, है ना। इसलिए पार्टियों में तो हर एक ने एक दूसरे को रिप्लेस किया है, विरोध रहा है एक दूसरे का, लेकिन व्यापक विपक्षी एकता आज समय की जरूरत है, इस बात को लोग समझ रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो खासतौर से वामपंथ की जो स्थिति है, या जो कमजोरी है, वैचारिक कमजोरी है, विचारधारा की कमजोरी है, या संगठनात्मक कुछ चुनौतियां हैं। जैसे आप सीपीआई सीपीएम के संदर्भ में बात करें तो अब दोनों देखिए, चुनौती दोनों मोर्चे पर ही है जी। क्योंकि वामपंथ एक विचारधारा का ही आधारित संगठन है जी। तो विचारधारा को तो आपको प्रयोग में ले जाना है जी। विचार तो अच्छे होते हैं। जैसे आप तमाम जितने दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट विचार वाले हैं, सारे लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से शुरू करते हैं, तो सबके सामने दूर का जो लक्ष्य है वो एक है, सपना जो है वो एक है। फर्क जब आता है कि आज इस वक्त यहाँ खड़े होकर के क्या करना है, आज क्या करना है, किस दिशा में कदम बढ़ाना है, यहाँ जाकर के लोगों में फर्क आ जाता है। तो उसमें विचार को, इसका मतलब विचार को जब हम व्यवहार में तब्दील करते हैं, विचार को जोड़ते हैं व्यवहार के साथ, वहाँ जाकर के सवाल खड़ा होता है, कमजोरी वहाँ आकर के आती है। दूसरा है कि उसमें भी संगठन, अगर आप मजबूत संगठन आपके पास है तो आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, और बेहतर ढंग से कर पाएंगे तभी संगठन भी आपका मजबूत होगा, मजबूत आंदोलन होगा तभी मजबूत संगठन होगा। इसलिए कुल मिलाकर के आज के दौर में हमें लगता है कि वामपंथ के लिए अलग कोई संकट नहीं है। बीजेपी के जो अचानक इस तरीके का ग्रोथ हुआ है, आरएसएस जिस तरह से फैला है और पूरे सत्ता पर कब्जा जमाया है, तो आज़ादी के आंदोलन में जितनी धाराएं थी, आरएसएस जो है आज़ादी के खिलाफ खड़ी थी धारा, लेकिन आंदोलन में जितनी धाराएं थी, इसमें कम्युनिस्ट को भी रखी है, कांग्रेस को भी रखी है, तो कांग्रेस में भी जो नेहरू वाले, सुभाष बोस वाले, गांधी वाले, अम्बेडकरवादी, तो हर धारा के लोग आज सबको एक तरीके से संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ वामपंथ अकेले कोई कमजोर हो गया। बीएसपी जैसी पार्टी
बीएसपी जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसकी भी सरकार बनी, 4-4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, और आज उस पार्टी के सांसद नहीं है, उस पार्टी के कोई विधायक नहीं है। सीपीएम 34 साल बंगाल में सरकार थी, आज उस पार्टी के कोई सांसद नहीं है, बंगाल से कोई विधायक नहीं है। तो जो संकट एक तरह से सीपीएम का बंगाल में है, वही तरह का, उसी तरह का संकट आपको प्रासंगिकता का संकट कह लीजिए, अस्तित्व का संकट कह लीजिए, बसपा के लिए दिखेगा, जबकि दो बिल्कुल अलग अलग किस्म की पार्टियां हैं। इसलिए संकट तो हमें लगता है कि सबके लिए है, और लड़ना सबको पड़ेगा इस दौर में। और इसमें यह जो संकट जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप तफसील से उसके बारे में आपने बात भी रखी, जो नई आर्थिक नीति है और नए तरह का एक कल्चर है, इसका समाज पर और ख़ासतौर से इस तरह के राजनीतिक दलों पर उसका क्या नकारात्मक या गहरा असर पड़ा है? वो तो दलों पर अलग से असर नहीं पड़ा, वो हमें लगता है कि बिल्कुल जो समाज पर तो पड़ा है। समाज जैसे नई आर्थिक नीति हम लोग शुरू किए थे एलपीजी बोल करके जी, उदारीकरण जी, निजीकरण, उस दौर में लोगों को लग रहा था, काफी एक उम्मीद थी कि चलो सब कुछ सरकारी है तो सरकार में भ्रष्टाचार है, उदारीकरण होगा तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, दक्षता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो फायदा होगा। एक चीज बनाने वाली कोई एक कंपनी नहीं होगी, 10 कंपनी होगी। तो धीरे धीरे पिछले 30 साल का जो अनुभव है लोगों का, वो अनुभव लेकिन है कि ऐसा हुआ नहीं। अब आप देख लीजिए कि मोबाइल कंपनी देख लीजिए, पहले कितने मोबाइल बाजार में आ गए थे, अब आप करते करते बस एक जियो और किसी तरह के एयरटेल बचा हुआ है। पहले अचानक लगा कि कितने कंपटीटर्स आ गए हैं, कितने एयरलाइंस आ गए हैं, वो कहाँ चला गया, वो किंगफिशर, वो जेट, वो सारे खत्म हो रहा है। अभी इंडिगो भी लगभग खत्म होने के कगार पर है, और फिर से वही टाटा और एयर इंडिया आ गया है। तो ये जो पूरे देश में कोई कंपटीशन तो कहीं कुछ है नहीं, और जैसे ही किसी एक कंपनी का बोलबाला हो, निजीकरण, अभी तो अदानी अंबानी का हर जगह बोलबाला है, तो लोगों को ये बात अब समझ में आने लगी है कि वो कोई भ्रष्टाचार कम होना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे आप देखिए तो पब्लिक सेक्टर निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई शुरू में कौन लड़ रहे थे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय लड़ रहे थे जी, जिनको लग रहा था कि हमारी नौकरी खतरे में है। लेकिन आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर है तो जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन है, और वो नहीं, आरक्षण है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप देखिए तो निजीकरण के खिलाफ भी जो लड़ाई है, मैं देख रहा हूँ उसका दायरा बढ़ रहा है। तो नई आर्थिक नीति से पीड़ित आज किसान लड़ रहे हैं कॉरपोरेट के खिलाफ कि भाई हमको खेती हमारी बचानी है, और ये अदानी अंबानी के हाथ में हम खेती सौंपेंगे नहीं। तो आज ये देख लीजिए तो देश में एक बड़ी संभावना बन रही है कि एक ही आर्थिक नीति है जिससे अलग अलग ढंग से किसान भी पीड़ित है, मजदूर कर्मचारी भी पीड़ित है, और जो आज का नौजवान है जिनके सामने अग्निवीर है तो वो भी पीड़ित है, उनके सामने भी कोई नौकरी, एक स्थायी नौकरी नहीं है। ऐसे दौर में हमें तो लगता है कि नई आर्थिक नीति से प्रभावित लोग जरूर हुए हैं, और लेकिन नई आर्थिक नीति ने ही आज देश में लोगों के बीच में एक नई एकता और संघर्ष के लिए एक नया एजेंडा सामने ला दिया। इसी दौर में हम देख रहे हैं कि जो अभी खासतौर से भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, और इसकी पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को जिस हिसाब से आतंकियों ने धर्म के नाम पर कि आप हिंदू हैं या इस तरह की बातें, जो ये फेनोमेना पहली बार शायद देखने को मिला इस हिंसा भरे दौर में। हमें लगता है कि आतंकवाद उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? पहली बार हमें लगता है कि जब जब कोई सांप्रदायिक हिंसा का दौर आता है, वो तो धर्म देख के ही मारा जाता है। जो 84 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ है, वो तो सिखों को देखकर ही मारा गया है। जब जब हुआ है, जो मुस्लिम के मॉब लिंचिंग होती है, वो तो मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान में आ जाते हैं, तो देख के ही तो किया जाता है। अब ये प्रचारित जरूर हुआ कि भाई पूछ के किया गया, अब पूछ के किया गया, उसमें महिलाओं को नहीं मारा गया, उनसे कहा गया है कि आप जा करके बता देना सरकार को। तो ये बात तो सही है कि बहुत ही मैंने पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए ये जो दहशतगर्दी, ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ी चुनौती है, सबने करीब भर्त्सना की। लेकिन हमें लगता है इससे जो सवाल अब खड़े हुए हैं, जिस तरह से मोदी सरकार ने रिस्पॉन्ड किया,
तो उसमें सरकार की पूरी कमजोरी उजागर हो गई। दो बड़े सवाल पर, एक तो ये सरकार का दावा था कि हमने देश को बहुत सुरक्षित कर दिया है, नेशनल सिक्योरिटी, हर चीज को ये सिक्योरिटी से जोड़ करके बताते हैं। नोटबंदी भी करते हैं तो कहते हैं कि इससे हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। कश्मीर में 370 खत्म किया तो कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी कश्मीर में लगातार कभी उरी, कभी पठानकोट, कभी आपके पुलवामा, कभी पहलगांव लगातार हो रहा है। और लोगों को जो सबसे बड़ा सवाल आया कि भाई जिस कश्मीर के चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, और वो हो क्या गया, जहाँ 7-8 अप्रैल को अमित शाह जाकर के मीटिंग करके आए, जायजा लेकर के बोले कि सब चंगासी बहुत ठीक है, सब सुरक्षित है, और वहाँ 2000 लोग घूमने के लिए जाते हैं और उनके लिए कोई एक पुलिस वाला भी नहीं होता। और जब लोग मारे जाते हैं तो भाजपा के सांसद कहते हैं कि महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं। क्या वो लक्ष्मीबाई की तरह 1857 की लड़ाई लड़ने हुआ गए थे? वो तो घूमने गए थे, आम लोग थे, हनीमून मनाने गए थे। आप लोग जो पीड़ित हैं, मारे गए, अब उन्हीं पर आप आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं कि आपके अंदर लड़ने की भावना नहीं है, आपको कूद जाना चाहिए, लड़ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो सरकार का काम था सुरक्षा प्रदान करना लोगों को, सरकार पूरी तरह से सुरक्षा के मामले में फेल है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ? लोग ये पूछ रहे हैं कि आतंकवादी कहाँ पकड़े गए, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं, आपको चुनाव से मतलब है। आपको ऑपरेशन सिंदूर को ब्रांड बना करके सिंदूर सिंदूर कुछ भी घर घर सिंदूर लेके जाने वाली योजना थी, उसको वापस लेना पड़ा इनको। तो इसलिए हमें लगता है कि जिस तरीके से इस पूरे इतने बड़ा सवाल, इतना बड़ा हमला, इतने लोग मारे गए, पहलगाम में भी मारे गए, पुंछ में भी मारे गए, जो भी 2-4 दिन जो जंग की स्थिति थी, या आज भी लोग कहते हैं कि अक्रॉस एलओसी कुछ गोलीबारी चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, सेना के जवान के लोग, उनके डेड बॉडी घर आ रही है। तो ऐसे में सरकार ने जो किया है खिलवाड़ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, आपके देश की विदेश नीति के धरातल पर, और बड़ा सवाल ये है कि जो अमेरिका के साथ पता नहीं क्या है, पूरी विदेश नीति देश की बन गई कि भाई अदानी को ठेका दिलवाना है। अदानी को ठेका दिलवा रहे थे हर जगह जा करके। अब वही अदानी शायद इनके सबसे कमजोर नस बन करके अदानी का भ्रष्टाचार, अदानी के फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं। और अमेरिका के सामने जिस तरीके से, शर्मनाक तरीके से ये सरकार आत्मसमर्पण कर रही है, तो हमें लगता है कि देश में वो सवाल भी अब उठेगा कि भाई इस देश के संप्रभुता, उसका स्वाभिमान, उसकी आज़ादी, उसका क्या होगा। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जब जब भी चुनाव या ऐसे भी समाज में एक फेनोमेना के तौर पर आप बोल सकते हैं, एक गोलबंदी, तो यह गोलबंदी लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और मध्यमार्गी पार्टियों, लेफ्ट के लिए कितना मतलब नुकसानदेह आप देखते हैं? और इस गोलबंदी, इस तरह की गोलबंदी को तोड़ने के लिए क्या आपके पास काट है? गोलबंदी, हम ये कह रहे हैं कि गोलबंदी तो अपने आप में कोई गलत चीज़ तो है नहीं, अगर सही सवाल को लेकर के सही ढंग से गोलबंदी हो। लेकिन कोशिश जो होती है कि भावनात्मक धरातल पर, कुछ संकीर्णता के आधार पर, नफरत के आधार पर जनता को ही आपस में बांट करके एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ गोलबंद कर देना, ये निश्चित तौर पर बहुत गलत किस्म की गोलबंदी है। हमें लगता है कि आज के दौर में इस बार जो मुझे लग रहा है कि जो कोशिश थी बीजेपी की इस चुनाव से पहले कि एक उन्माद पैदा कर देना देश में, एक उन्माद के माहौल में चुनाव हो, तो अभी तक तो बिहार में देख करके, मोदी जी का रोड शो जो पटना में हुआ उसको देख करके, जो उनकी सभाएं हुई है अभी मधुबनी में और विक्रमगंज में, उन सभाओं को देख करके, जो जनता में जो बहसें चल रही है, बातें चल रही हैं, उन बातों को सुन करके मुझे नहीं लगता है कि इस बार ऐसे कोई गलत किस्म की गोलबंदी होने जा रही है। बिहार में आज़ादी के दौरान से कहें और समय समय पर भी भूमि को लेकर एक काफ़ी सेंटर में रहा है भूमि सुधार का एजेंडा। बिहार में क्या वो गायब है या अभी भी उसकी प्रासंगिकता आप देखते हैं? बिल्कुल प्रासंगिकता है, और बल्कि भूमि का सवाल बड़े दायरे में अब फैल गया है। पहले जो भूमि सुधार हम कहते थे वो बेसिकली भूमिहीन को भूमि मिले जी, लेकिन अभी आप देख लीजिए जो भूमि सर्वे आया और जिस तरह से यहाँ हो रहा है, तो जिनके पास जमीन थी, जमीन है, और वो जमीन का हो सकता है कागज ठीक से ना हो, तो इसको लेकर के ऐसा एक पूरे बिहार में हम तो देख रहे हैं कि एक तरह के अफरा तफरी का माहौल है।
लोग कागज बना रहे हैं जमीन का, उसमें पूरा भ्रष्टाचार चरम पर है। तो भूमि सुरक्षा, मैं कहूँगा भूमि सुरक्षा का सवाल एक बिहार के बहुत बड़े हिस्से के सामने। गरीब के पास तो सवाल इतना है कि भाई कोई जमीन का अगर आपको, मतलब जिनके पास जमीन है पहले से, बिल्कुल वो असुरक्षित हो गए हैं, और वो असुरक्षित किसी दूसरे वजह से नहीं, सरकार की वजह से, सरकार की भूमि नीतियों की वजह से हो रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि भूमि सुधार तो आज भी प्रासंगिक है कि गरीबों को जमीन मिले। भूमि सुधार के बगैर लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर हम जो सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं वो बात भी अधूरी है जी। वो अधूरी है कि अगर जमीन पर, रिसोर्स पर अगर कहीं कोई अधिकार नहीं है तो सिर्फ शिक्षा भी नहीं आपको मिलता। हमने तो कहा कि बिहार में दिलचस्प बात है कि नीतीश जी ने भूमि सुधार और शिक्षा सुधार दोनों के लिए आयोग बनाया, दोनों की अच्छी रिपोर्ट आ गई, दोनों रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। इसका मतलब बिहार में भूमि सुधार का विरोध करने वाले भी एक हिस्सा है, तबका है, शिक्षा सुधार का भी विरोध करने वाला एक कोई तबका है जो चाहता है कि शिक्षा में भी कोई सरकारी बढ़िया स्कूल्स ना हो, शिक्षा का विस्तार ना हो, और वो कुछ चंद लोगों के लिए एक कारोबार का मामला बनते रह जाए। तो कुल मिला करके ये जो भूमि सुधार विरोधी ताकतें और शिक्षा सुधार विरोधी ताकतें, वो अभी भी सत्ता पर तो हावी है, और इसीलिए ना भूमि सुधार हो पाया ना शिक्षा सुधार हो पाया। इसलिए मुझे लगता है कि आज लोग शायद इसको महसूस करेंगे कि हमें दोनों ही सुधार चाहिए अगर इस समाज में सोशल मोबिलिटी चाहते हैं। तो ऐसी ताकतें क्या कांग्रेस के शासन के दौरान भी, या लालू प्रसाद के राज के दौरान हम कोई पार्टी की बात यहाँ नहीं करेंगे। वो एक तबका है बिहार में जिस वजह से अब उस समय भूमि सुधार की रिपोर्ट आई तो कुछ लोग तो कहने लगे कि भाई खून की नदी बह जाएगी, ये धमकी देने वाले थे। तो और शिक्षा सुधार को लेकर के वैसे उस तरीके से धमकी नहीं, लेकिन कुल मिला के बात तो रही होगी, जिसके चलते नीतीश जी ने शिक्षा सुधार की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। अच्छी रिपोर्ट थी बहुत बिहार में, अगर उस रिपोर्ट पर काम हुआ होता तो आज ये जो शिक्षा चौपट हो गई। और शिक्षा चौपट का मतलब बिहार जैसे प्रदेश में, देखिए गरीब के लिए शिक्षा के अलावा कुछ और है नहीं, आपके पास सोशल कैपिटल और कुछ नहीं हो सकता। जाति गणना और बिहार के लिए भी, बिहार जैसे प्रदेश के लिए भी मुझे लगता है कि आप चाहेंगे भी तब भी आपके पास कोई खदान नहीं होगा, वो झारखंड में चला गया। आप चाहेंगे भी तो आपके पास कोई बड़ा स्टील प्लांट, बड़ा उद्योग नहीं होगा। आप एजुकेशन से ही बिहार का वो बदल सकता है, बिहार की तस्वीर बदल सकती है। तो हमें लगता है कि ये होगा। और जाति जो आप कह रहे हैं, जाति गणना, बिल्कुल ये इतना बड़ा सवाल है। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई अचानक क्या हो गया। वह एजेंडा आपके हाथ से या विपक्ष के हाथ से? राहुल गांधी कोशिश ये बीजेपी की है कि एजेंडा को हड़प लो। तो लोगों को लेकिन लगता है कि ये बीजेपी का या नीतीश जी का भी, इन लोगों का है कि एजेंडा को ले लो। जैसे भूमि सुधार लिया, ठंडे बस्ते में डाला, शिक्षा सुधार के लिए नारा दिया, ठंडे बस्ते में डाला। तो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इसलिए जब आज सरकार कहने लगी कि हम पूरा जाति जनगणना कराएंगे, जाति आधारित, तो लोगों को तो बिल्कुल लगने लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो इसलिए बड़ा सवाल ये होगा कि जल्दी कराओ। सेकेंडली, जनगणना के बाद क्या? बिहार में जो सर्वे हुआ उससे आंकड़े आए, जैसे ही आंकड़े आए तो विधानसभा में सब ने मिल करके तय कर लिया कि 65% आरक्षण। और सरकार का तो काम ये था, डबल इंजन की सरकार है, काम तो उनको करना था कि उसको आप 9 शेड्यूल में डालते, ताकि जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है, बिहार में भी 65% लागू होता, किसी कोर्ट के कोई अरंगा इसमें नहीं होता। लेकिन ये काम उन्होंने किया नहीं। हमें लगता है कि जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि गिनती हो, लेकिन पहले से ये भी तय हो कि गिनती के बाद आरक्षण की सीमा, वो 50% का जो एक कृत्रिम ढंग से एक सीमा तय कर दी गई, वो सीमा हटेगी। और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण, जिसके बगैर आज सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण। मैं तो कहूँगा कि आरक्षण ही सिर्फ नहीं, जो बात है कि पूरे देश में रिप्रेजेंटेशन में, इसमें बहुत जुडिशियरी में आप देखिए क्या कंपोजिशन है, मीडिया में क्या कंपोजिशन है, यूनिवर्सिटी में क्या कंपोजिशन है। तो देश में दलित बहुजन समाज वो पूरी तरह से बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के स्फीयर में कहीं है नहीं। तो ये जो असंतुलन है, इसको तो खत्म करना होगा। तो ये आरक्षण हमें, मेरे ख्याल से एक मोबिलिटी का टूल है, थोड़ा बहुत मोबिलिटी, और हमारे सामने लक्ष्य है इक्वालिटी। तो मोबिलिटी से शुरू करके इक्वालिटी की ओर बढ़ना है। जाति आधारित जनगणना, मैं समझता हूँ कि इस दिशा में एक बहुत ज़रूरी आंकड़े हैं, इनपुट है, सच्चाई सामने आएगी। और वो जो यथार्थ है
उस यथार्थ को हमें बदलना है। तो बदलने के लिए यथार्थ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। बिहार में आप देखें तो खास तौर से दलित महादलित जो तबका है और उसमें एक CPI-ML का काफ़ी प्रभाव रहा है। लेकिन आप देखिए कि जीतन राम मांझी आते हैं, चिराग पासवान आते हैं, राहुल गांधी का भी एजेंडा फोकस में दलित है। बिहार में लगातार वो आ रहे हैं और वो उनकी गतिविधियों से ही दिख रहा है कि वो कांग्रेस को किस प्लैंक पर ले जाना चाहते हैं। तो इसमें जो आपका आधार है, क्या इससे आप और कमज़ोर होंगे? नहीं, इससे आप मजबूत होंगे। अगर कैसे? दलित का एजेंडा, देखिए दलित, आज ये सवाल है कि दलित उत्पीड़न, जी। जिसको लोग कहते थे कि दलित उत्पीड़न नाम की कोई चीज नहीं है, होता ही नहीं है। तो आज अगर दलित एजेंडा बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर तब वो एजेंडा अगर बनेगा तो दलित के लिए सबसे लंबे दौर से और सबसे सुसंगत तरीके से उनके पूरे अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी हम हैं। इसलिए हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि ये जो चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, जी। अच्छी बात है कि दो नेता हैं बिहार से, दो दलित पार्टी संसद में हैं, मंत्री हैं। जी। लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि आप मंत्री हैं, आपको लोगों ने वोट दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो गया में आप चले जाइए, इतना ज्यादा उत्पीड़न है, उसकी घटनाएं हैं मुसहर जाति की। आप पूरे बिहार में देख लीजिए, कोमल पासवान की हत्या हो जाती है, सिवान में किसी मूछ रखने के लिए कोई पासवान जाति के शिक्षक की हत्या हो जाती है। इस दलित उत्पीड़न के खिलाफ हमारे ये नेता कितने मुखर हैं। अंबेडकर का संविधान आज खतरे में है, उस संविधान के पक्ष में ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सवाल तो लोगों के सामने ये आएगा कि पहचान एक बात है, ठीक है आप, लेकिन पहचान के साथ साथ आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी राजनीति क्या है, आप कर क्या रहे हैं, इस पर भी बहस होगी। ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि इस कसौटी पर लोग देखेंगे कि भाई दलित के मान सम्मान, दलित के पूरे अधिकार, जातियों का खात्मा, पूरे देश में जाति व्यवस्था का खात्मा, जो अम्बेडकर ने कहा था कि इसके बगैर एक आधुनिक हिंदुस्तान, एक समतामूलक समाज का निर्माण हो नहीं सकता। तो उस दिशा में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे लड़ रहा है, इस कसौटी पर अगर बातें होने लगे तो अच्छी बात है। तब तो कम से कम ये खत्म हो जाएगा ना, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर और ये नफरत के आधार पर ये जो झूठ फैला करके, तो झूठ और नफरत की राजनीति खत्म हो, बातें हो, सम्मान, आरक्षण, रोजगार, भूमि सुधार, शिक्षा, है ना, लोगों के लिए भोजन, मकान, उसके अधिकार, बिजली, इसकी बात हो, अच्छी बात है। एजेंडा बदल जाए पॉलिटिक्स में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक और सवाल ये है कि खास तौर से भूमिगत राजनीति, जो हथियारबंद राजनीति रही है और जहाँ से CPI-ML निकला, आज अगर देखें, जैसा कि सरकार का ये है कि जो नक्सली जो आंदोलन थे या नक्सली राजनीति जो थी, अब वो देश के कुछ जिलों तक सीमित रह गई है। तो यह जो प्रयोग था हथियारबंद राजनीति का या भूमिगत राजनीति का, यह प्रयोग भारत जैसे देश में उसका व्यवहारिकता बहुत ही नहीं थी। अभी तो देखिए सवाल यहाँ नहीं है, सवाल है कि सरकार ने जो कहा कि हम 2026 के मार्च के अंदर पूरे देश को माओवादी मुक्त कर देना चाहते हैं। हमारे देश में जो छत्तीसगढ़ में एक समय में सलवा जुलूम शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी विचारधारा, किसी विचारधारा को मानना ये अपने आप में कोई अपराध नहीं हो सकता है। किसी विचारधारा को आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते, भले उस विचारधारा के नाम पर क्या गतिविधि चल रही है, उस गतिविधि पर कार्रवाई हो सकती है। आज के दौर में हमने तो देखा कि माओवादियों ने बस्तर के इलाके में इन्होंने कहा कि हम हथियारबंद गतिविधि को स्थगित करेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे। सरकार ने इनकार कर दिया। अभी कल ही मेरे पास एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, नेट पे आ रही है कि जो नारायणपुर वाली घटना के बाद और करीब 20 नेता माओवादियों के सरकार के पकड़ में है। तो जो पकड़ में आपके हैं उनको कोर्ट में ले आओ, प्रोड्यूस करो, उनको जुडिशियल प्रोसेस में ले आओ। तो ये हत्या क्यों हो रही है? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस, एक तो हमें लगता है कि बड़ा सवाल ये है कि माओवादी हथियारबंद संघर्ष अगर करे तो सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई हो, उसमें आप
कह सकते हैं कि वो प्रयोग सही नहीं, गलत है, उसमें जनता से अलग थलग, वो अलग बात। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम इसको छोड़ करके बात करना चाहते हैं, तब सरकार इनको मारने पर, सफाया करने पर आमादा क्यों है? अपने ही देश के नागरिकों को मार। दूसरा जो बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि ये माओवादी एक बहाना है, निशाने पर आदिवासी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में आप चले जाइए, वहाँ माओवादियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वही बर्ताव गांधीवादी के साथ। हिमांशु कुमार वहाँ थे, उनको भी वहाँ से खदेड़ दिया गया। मनीष कुंजम जो सीपीआई के विधायक हुआ करते थे, बस्तर के एक मजबूत आवाज़ है, वो भी निशाने पर है। छत्तीसगढ़ मूलवासी मंच है, जो शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ जो मिलिटराइजेशन को पूरा एक बड़ा कैंटनमेंट बना दिया गया, छावनी में बना दिया गया, और वो बना करके सब कुछ हसदेव जंगल से लेकर के सब कुछ अब अदानी के लिए। तो ये जो पूरे कॉरपोरेट लूट है, इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो जितने लोग बोल रहे हैं वो सबके साथ उसी तरह का बर्ताव हो रहा है जो माओवादियों के साथ। आदिवासी जब जिंदा है तब तो उनका कोई सम्मान नहीं है, मरने की माओवादी तो एक सवाल है, ठीक है। और उस सवाल पर भी जब माओवादी खुद कह रहे हैं कि हम अब हथियार छोड़ करके हम बात करना चाहते हैं, तब क्यों नहीं खड़े थे? परिवारों को जो डेड बॉडी मिली, बॉडी एक तरह से सड़ रही है। तो हमें आदिवासियों का जिंदा रहते हुए भी कोई सम्मान नहीं, मरने के बाद भी कोई सम्मान नहीं। तो सवाल तो 5th शेड्यूल का इलाका है, उस 5th शेड्यूल के इलाके में ग्राम सभा है, पेशा कानून है, तो उसके अधिकार का क्या होगा? तो ये बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि देश आज धीरे धीरे समझ रहा है कि माओवादी तो एक सवाल है, ठीक है, और उस सवाल पर भी जब माओवादी खुद कह रहे हैं कि हम अब हथियार छोड़ करके हम बात करना चाहते हैं, तब क्यों नहीं सरकार बात कर रही है? नागाओं से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, तो जिनके साथ बात करने में सरकार के सामने क्या रोक है? दूसरा, कि माओवादी के नाम पर अब जो कर रहे हैं, तो आदिवासियों का क्या, उस पूरे इलाके का क्या? तो ये बड़े सवाल है। बाकी तो माओवादियों को वो क्या करेंगे नहीं करेंगे मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि कोई भी आंदोलन है तो कोई भी अगर धक्का लगता है, कुछ होता है, तो लोग सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे आंदोलन के दौरान बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं घटी जिसमें लगा कि ये कोई समूह ऐसा है, या समूह की जगह एक छोटा मोटा ग्रुप जिसका राजनीति से बहुत, बिल्कुल ये गलत होता है। मैंने किसी भी, जब किसी एक चीज से आप चिपक जाते हैं, हमेशा ही आपको जिस मकसद के लिए आंदोलन है, जिनके लिए आंदोलन है, जनता है, तो जनता के साथ जुड़ा उस मकसद की ओर हम कहाँ तक बढ़ पा रहे हैं, ये तो कसौटी है। इसीलिए मान लीजिए किसी एक कोई मेथड हम अपनाते हैं, तो मेथड से बिल्कुल उस तरह से अगर हम चिपक जाएंगे कि हमारे लिए मेथड ही एक नंबर हो जाएगा और मकसद कुछ भी नहीं रहेगा, लोग का मतलब नहीं होगा, ये तो गलत होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी लोग किसी मेथड से, किसी एक नारे से इस तरह से चिपक जाते हैं कि मुश्किल होता है। लेकिन हमें लगता है कि कोई भी एक दूरगामी ढंग से देखें, कोई भी आंदोलन एक दुनिया के स्तर पर एक रूस और यूक्रेन को लेकर आप देखें तो अभी रूस और यूक्रेन क्या, अमेरिका में भी जाइए तो ट्रम्प और मस्क क्या चल रहा है, ये उथल पुथल चल रहा है। एक नागरिक के तौर पर उथल पुथल चल रहा है, और नागरिक के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है? इन घटनाओं से नहीं, एआई से क्या असर पड़ने वाला है जी। तो एक तरीके से आपका आप हम कुछ बात कर रहे हैं तो इसी का कोई डीप फेक बना करके कोई कुछ कर देंगे। तो ये तो पूरे एक तरह का क्योस फैल गया है दुनिया में। अब इस क्योस से फिर कोई एक क्लैरिटी निकले आए तो दुनिया में हमें लगता है कि दुनिया इस कगार पर अभी है। क्लाइमेट कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, अभी कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ बाढ़ आ जाएगी, कब सूखा पड़ जाएगा, कब किसी इलाके का पूरा इलाका ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा सवाल दुनिया एक तरीके से, जो क्राइसिस की हम बात करते थे पहले एक बहुत छोटे दायरे में बात करते थे, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कुछ शेयर मार्केट में क्राइसिस है। अब जो क्राइसिस है वो सर्वव्यापी है और बहुत गहरा है। तो इस गहरा संकट, लेकिन मैं अभी भी आशावादी हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बिल्कुल क़यामत की रात है और दुनिया खत्म होने वाली है। रास्ता निकलेगा, इसी में से लोग निकालेंगे रास्ता। और अमेरिका, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रम्प जो है अमेरिका के लिए गोरबाचेव साबित होने वाले हैं। अच्छा, एक तरीके से अमेरिका के अंत की शुरुआत हो रही है। तो
अमेरिका के मतलब अमेरिका के दादागिरी के, तो अमेरिका का दादागिरी अंत हो, किसी का दादागिरी ना हो दुनिया में, किसी का दादागिरी ना हो। जैसे समाज में भी हम समतामूलक समाज कहते हैं, तो दुनिया भी ऐसी हो। तो वही हम जानना चाह रहे थे कि जैसे हर दौर में आप देखेंगे, आप 100-200 साल पहले के इतिहास को देखें, कालखंड को देखें, तो विचार या व्यक्तियों के जरिए वो विचार आता है। आपको दिख रहा है कि इस दुनिया में अभी कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा लीडरशिप, कोई भी वो तो लोग आएंगे, देखिए सामूहिकता। अब आप देख लीजिए कि ये जो गाजा में है जी, जिस तरीके से गाजा को बर्बाद कर दिया जा रहा है, तो हमारे सामने वो गाजा में जो बच्चे जो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें भी जिंदगी के गीत गा रहे हैं, इसमें भी लोगों के अंदर लड़ने के, जीने के इतनी आकांक्षा है, वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो इससे बड़ा हमको क्या लीडर चाहिए जी। कि लोग जो झेल रहे हैं और सरेंडर नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि इसी को देखना चाहिए। ये अपने आप में सबसे बड़ा विचार है, ये अपने आप में सबसे बड़ा लीडर है। जहाँ लोग सामूहिक ढंग से लड़ने के लिए और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, वहाँ हमें अलग से एक नेता, दो नेता या कोई एक करिश्माई नेता या कोई विचार उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। इसी में विचार है, विचार को अपना करके भी चल रहे हैं। हम लोग बिहार चुनाव को लेकर हम लोगों ने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले, और इस बातचीत का समापन भी मुझे लगता है कि चुनाव और उसमें आपकी संभावनाओं को लेकर ही पूछा जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि गठबंधन में आपकी दावेदारी कितनी सीटों की होगी? हमने जो कहा है, देखिए कि एक तो पूरे बिहार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नजर है, जहाँ हम नहीं भी लड़ेंगे वहाँ भी इंडिया गठबंधन जीते, इसके लिए हमें काम करना है। वैसे हमसे कहिए तो हमने अपने साथियों से पूछा यहाँ बिहार में जी, तो करीब 243 में यूँ समझिए कि 43 सीट है जहाँ जमीनी हमारी बहुत ठोस तैयारी है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने हमने तो कहा था कि हम 30 सीट पे हमारी तैयारी थी जी, 30 सीट पे तैयारी थी और हमें 19 सीट लड़ने के लिए मिले थे। इस बार कम से कम 40-45 सीटों पर हमारी तैयारी है और हमें लगता है कि पिछले चुनाव का जो अनुभव है, 12 जिलों से माले के लोग लड़ रहे हैं चुनाव, और जहां जहां हम लोग लड़े उस इलाके में लोग माले के स्ट्राइक रेट की चर्चा करते हैं कि माले का प्रदर्शन अच्छा रहा। मैं कहूंगा कि जैसे कांग्रेस का प्रदर्शन वैसे बुरा रहा, लेकिन माले के उन इलाकों में देखिए वहां कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। राष्ट्रीय जनता दल का पूरे उत्तर बिहार में प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा, लेकिन दक्षिण बिहार में देखिए तो राष्ट्रीय जनता दल का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। तो अगर ये जो एकता है यहाँ माले, राजद, कांग्रेस भी और भी पार्टियां, तो थोड़ा सीपीआई सीपीएम जमीनी हिसाब से अगर उसका ठीक से आकलन हो जी, उत्तर बिहार में तो हमें लगता है कि कम से कम बिहार में 25 ऐसे जिले हैं जहां माले की इस कदर उपस्थिति है कि वहां जिले में अगर एक सीट माले के लोग लड़े उससे फर्क पड़ जाएगा, पूरे तमाम गरीबों में बड़ा उत्साह आ जाएगा। अगर कोई गरीब के नेता लड़ रहे हो तो हमें लगता है कि इसको सब लोग महसूस शायद कर रहे होंगे, बात होगी। इसीलिए अभी तो कोई सीट को लेकर के उस तरीके से व्यवस्थित बात शुरू नहीं हुई, लेकिन ये जनरली मुझे सुनाई पड़ता है विधानसभा के आधार पर भी, पिछले चुनाव लोकसभा और 20 और 24 दोनों प्रदर्शन के आधार पर भी, कि लोग चाहते हैं बिहार में कि माले जैसी पार्टी इसको थोड़ा और लड़ने के लिए जगह मिले और ज्यादा सफलता मिले। इससे सरकार न सिर्फ बदलेगी बल्कि जो बिहार को बदलने के लिए जो राजनीति चाहिए, जो एजेंडा चाहिए, उस एजेंडा को इससे ताकत मिलेगी। आज ये आपातकाल के 50 साल का ये महीना है और इसी महीने के अंत में 25-26 जून की रात में वो आपातकाल लगा था। आज कांग्रेस के साथ है, इसको लेकर भी आलोचना स्वर सुनाई देता है कि नहीं, कांग्रेस तो खुद ही अभी देखिए, कांग्रेस से पूछिए तो कहेंगे कि आपातकाल बड़ी गलती थी जी, कोई आपातकाल को डिफेंड नहीं कर रहा है। बात ये है कि उस समय जो आपातकाल खत्म हुआ, मुझे 77 के चुनाव के बाद का वो याद है, पूरे देश जश्न मना रहा था, लग रहा था कि हमने खत्म कर दिया। उसके 50 साल बाद हम एक स्थायी आपातकाल में आ जाएंगे,
पूरा हर मोर्चे पर आपातकाल दिखेगा। तो ये जो पूरे देश में ऐसी स्थिति बन गई है एक स्थायी आपातकाल के दौर में, तो आज तो बड़ा सवाल देश के सामने ये है। इसलिए 50 साल पहले का जो अनुभव है, आपातकाल के खिलाफ भी बिहार लड़ा, जम के लड़ा, सबसे एक नंबर पर मेरे ख्याल से वो लड़ा। तो आज के जो स्थायी आपातकाल है, जिसको मैं कहता हूँ कि फांसीवाद है, जो डर का निजाम है देश में, इसके खिलाफ भी बिहार लड़े। और बिहार में ही 50 साल बाद लड़ा। पहला चुनाव, एकमात्र चुनाव इस साल में बिहार में ही है। बिहार एक ढंग से, जैसे 74 का आंदोलन ने संदेश दिया था, तो 25 का चुनाव भी पूरे देश में आपातकाल के खिलाफ, स्थायी आपातकाल के खिलाफ, लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में ऐसा एक संदेश दे दे, सबसे खुशी की बात हुई। थैंक यू दीपंकर जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे समय से संवाद कार्यक्रम में प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। इसमें शामिल हुए महासचिव CPI-ML के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी। ये बातचीत हम अब यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत लंबी बातचीत हो गई। थैंक यू। ठीक, बहुत खुशी हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।